हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सीरीज कि हम ट्रेंड्स देख लिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देख लिया है। 2025 लास्ट ईयर का हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया है प्रीलिम्स का। नाउ इन दैट सीरीज ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस 2024 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। नाउ कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड व्हाई वी आर लुकिंग इनटू 2025 2024। देयर आर टू पर्पसेस फॉर दिस। इसके लिए बेटा हम दो चीज़ों की वजह से मुख्य रूप से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक मैंने कल भी आपको कहा था कि हमें ये समझ में आ जाए कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला। दूसरा, इन क्वेश्चंस के माध्यम से जब यूपीएससी के, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, देयर आर अराउंड 190 क्वेश्चंस। अब अगर इन 190 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें, इन्हें समझे, इवैल्यूएट करें, तो इन दैट सिनारियो हमारे एटलीस्ट 100 कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर्ड। क्लियर। सो इस वीडियो सीरीज के जरिए हमारे वो 100 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने कहा भी है आप लोगों से कि इस पीवाईक्यू सीरीज के बाद आई विल ब्रिंग मॉडल क्वेश्चन सीरीज एज वेल। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली वो मॉडल क्वेश्चन सीरीज में साइमल्टेनियसली स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा पीवाईक्यू कंप्लीट होने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो। क्लियर। सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। टाइम इज प्रीशियस बिकॉज 2026 का एग्जामिनेशन नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, how many delimitation commission has been constituted by the government of India till December 2023? Now the question is very specific. दिसंबर 2023 तक कितने delimitation commission बने हैं? And the correct answer is 4. Now as I've told you कि conceptual understanding भी develop करनी है in PYQ से. And what exactly is delimitation commission? It is simply reorganization of constituencies. जो भी संसदीय क्षेत्र होते हैं उनका पुनर्गठन किया जाता है परिसीमन के द्वारा। होता क्या है बेटा, हर 10 साल में जनगणना होती है और जनगणना के बाद अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या जो अलग अलग होती है उसे इस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाता है कि हर एक प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, तभी लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित होगा। वही कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है प्रत्येक जनगणना के बाद। किंतु भारत में अभी तक सिर्फ 4 ही परिसीमन आयोग बने हैं। पहला बना था 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 72 में और चौथा बना था 2002 में। इतना गैप क्यों किया गया? इतना गैप इसलिए किया गया क्योंकि परिवार कल्याण या परिवार नियोजन जैसी अवधारणा 1970s के डिकेड में आ गई थी और इसीलिए ये कहा गया कि अगला परिसीमन 2001 की जनगणना के बाद किया जाएगा। 71 रेफरेंस था ताकि जो राज्य परिवार कल्याण परिवार नियोजन को अपना रहे हैं उनके साथ नकारात्मक भेदभाव ना हो, और इसीलिए अगला परिसीमन बना था 2002 में। और 2002 में ये फिर से निर्धारित कर दिया था कि अगला परिसीमन बनेगा अगले 25 साल के बाद जो पहली जनगणना होगी तब, मतलब 2001 की जनगणना हुई थी और 2001 की जनगणना के बाद ये कहा गया कि 25 साल तक ये परिसीमन फ्रीज है नंबर, और इसके बाद जो अगली जनगणना होगी, मतलब किसके बाद, 2026 के बाद, उसके बाद परिसीमन करवाया जाएगा। तो होना कुछ ऐसा था बेटा कि 2031 में जनगणना होनी थी और उसके बाद परिसीमन होना था, किंतु 2021 की जनगणना नहीं करवा पाए हम क्योंकि कोविड था। क्लियर। और जब कोविड की वजह से हम ये सारे काम नहीं करवा पाए तो हमने इस चीज को डिले कर दिया और 2026 में इस साल परिसीमन होने वाला है। क्लियर। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब इस परिसीमन आयोग का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये एक बहुत ही शक्तिशाली आयोग है।
अब शक्तिशाली आयोग इसीलिए है क्योंकि इस आयोग की जो भी सिफारिशें होगी वो अंतिम होगी, बाध्य होगी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मींस जो आयोग ने कह दिया वो कह दिया, दैट्स इट। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, क्यों है, और उससे हम और क्या इन्फर कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज डिलिमिटेशन। अगला क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स 8th शेड्यूल of the constitution to include which of the following languages? क्लियर? कौन कौन सी लैंग्वेज 71st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी? अब अगर हम देखें तो 8th शेड्यूल में कुल 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, और उन 22 लैंग्वेजेस में ये चारों लैंग्वेजेस है, कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है, नेपाली भी है और मैथिली भी है। बट क्वेश्चन क्या है, 71st अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी ऐड की गई है? तो 71st अमेंडमेंट से एक्ट की गई है, ऐड की गई है सिर्फ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैथिली ऐड की गई है 91st अमेंडमेंट एक्ट से। क्लियर? सो आवर आंसर इज 1, 2 एंड 3, दिस वन। क्लियर? अब मैंने कहा भी है कि जो शेड्यूल्स है वो आप याद कर लीजिए। शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 7, 8, ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है। ठीक है? सो वी नीड टू रिमेंबर दैट लिस्ट, क्योंकि अब यूपीएससी कभी कभी ऐसे बाउंसर या इजी क्वेश्चन, मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है कि ठीक है एक दो क्वेश्चन ये लो इजी, अगर मैंने डिफिकल्ट बनाया तो मैं इजी भी क्वेश्चन दे रहा हूं। सो दैट इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज। अगले क्वेश्चन पे चले। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी नजर आ जाएगा क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते, इलेक्शन पढ़ते, वी रेफर ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पार्टी और उसके लीडर। बेसिकली इट इज नॉट अबाउट द लीडर, बेसिकली इट इज अबाउट द फाउंडर, की संस्थापना किसने की है। सो जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, तो स्टेटमेंट सही है, पेयर सही है। सोशलिस्ट पार्टी की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट सी राजगोपालाचारी, इट इज आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर? तो ये सेकंड पेयर गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय जगजीवन राम, वहीं स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालाचारी वाज द फाउंडिंग मेंबर। मींस ये दो एक्सचेंज्ड है एंड दीज टू आर करेक्ट। सो आंसर क्या हुआ? ओनली 2। क्लियर? ये चीज, ये थोड़ा सा फैक्चुअल यूपीएससी ट्रेंड वापस लेकर आ रहा है हम कह सकते हैं, बट ओवरऑल जो हम क्वेश्चंस देखते हैं वो मेजरली कॉन्सेप्चुअल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ लोकल बॉडीज। द क्वेश्चन सेज भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9A में दी गई है, करेक्ट है। वहीं पर समझना, रूरल लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, तो वो संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 क में, ए में म्युनिसिपैलिटीज है और 9B में, ख में सहकारी समितियां है। ठीक है? तो स्थानीय निकायों से संबंधित जो प्रावधान है 9 क 9 ख में है। ठीक है? और 10 की अगर हम बात करते हैं पार्ट 10 की, तो पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में जिक्र है। ठीक है? Emergency provisions are given in part 18 of the Constitution. It is also correct. Clear? And provisions related to amendment of the Constitution are given in part 20 of the Constitution. ये भी statement सही है. So answer is all of them, 1, 2 and 3. अब parts
कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या लिखा है, नॉट यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ठीक है। 25 के 25 याद ना भी रहे तो चलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 15 विच टॉक्स अबाउट इलेक्शन, पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 20 अमेंडमेंट्स, ठीक है। पार्ट 10 मैंने बता दिया, 9A 9B मैंने बता दिया। पार्ट 6 की बात करते तो स्टेट आ जाता है, पार्ट 5 की बात करते तो यूनियन आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्लियर। सो दिस इज व्हाट अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाउ दिस स्टेटमेंट एंटायर 4 ऑप्शंस आर रिलेटेड विथ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 कहता है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इसमें दिया हुआ है, और ये कहता है कि राज्यों के बीच जो भी ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स होना है, इट हैज टू बी फ्री। फ्री मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट, और इंटरस्टेट टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, क्लियर। हाँ, वो एंट्री टैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर डिफरेंट, बट मध्य प्रदेश से राजस्थान जाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जैसी कोई चीज नहीं होती जो इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर कंप्लीटली फ्री एंड रिस्ट्रिक्शनलेस। बट ऐसा नहीं है कि टोटली रिस्ट्रिक्शनलेस है। अंडर आर्टिकल 304 उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बट दैट हैज टू बी रीजनेबल, मतलब युक्ति युक्त होने चाहिए। युक्ति युक्त होने का मतलब है इट हैज टू बी जस्टिफाइड, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। नो, इट इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अगेन इट इज इनकरेक्ट। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। वो जो मूवमेंट है इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ यू रिमेंबर कोविड के टाइम पे, ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु हैज डन। किसी स्टेट ने मना नहीं किया था कि हम मजदूरों को नहीं आने देंगे या मजदूरों को नहीं जाने देंगे, ये भारत सरकार का आदेश था। प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे आके कहा था कि जो जहां है वही रहे, वो आदेश केंद्र सरकार का था, राज्यों का वो आदेश नहीं होता है, क्लियर। सो इंटरस्टेट क्वारंटाइन, इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर, नो, इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सो आंसर इज सी, क्लियर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed right to privacy? निजता का अधिकार कहाँ रखा हुआ है? Now 15, 16 तो बहुत easy elimination है, बच जाता है 19 and 21। अब समझना, right to speech and expression article 19 जो है, it may be privacy which is there as a speech as well, expression as well, कि मेरा विचार है कि मुझे निजी जीवन में रहना है, ठीक है, बट इट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ लाइफ, कि आपके जीवन का एक अधिकार है कि आपके जीवन में निजता होनी चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेस्ड इट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि 19 में है या 21 में, होने को दोनों में हो सकता है। भाई आई वॉन्ट टू नॉट एक्सप्रेस माई पर्सनल लाइफ, ठीक है, आई वॉन्ट टू कीप माई पर्सनल लाइफ इंटायरली पर्सनल, ठीक है, तो वो 19 में भी आ सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने द स्पेसिफिक केस, केएस पुट्टुस्वामी केस, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इट इज अंडर आर्टिकल 21, क्लियर। सो राइट आंसर इज 21। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड विथ लोकसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अगर तुम लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो वहां पर तुम लोगों ने ये शब्द मुझसे सुना होगा कि पॉलिटी इज वन सच सब्जेक्ट विच इज स्टैटिको डायनेमिक, कि करंट अफेयर्स को कनेक्ट करता है स्टैटिक सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर स्टैटिक से वो सवाल पूछेगा बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स,
कैसे? लोकसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा है, ठीक है, और क्यों पूछा है? ये एग्जाम याद रखना बेटा, ये 2024 का पेपर है और 2024 के पेपर में ये एथिक्स कमेटी वाला क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि 2023 में लोकसभा ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, वेस्ट बंगाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टीएमसी से आती है, इन्हें पनिश किया था क्योंकि उन्होंने अपने प्रिविलेजेस का वॉयलेशन किया था। प्रिविलेजेस क्या थे? कि उन्हें मेंबर सवाल पूछने का अधिकार दिया गया था, बट इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से पैसा लेकर सवाल पूछे थे, ठीक है, विच इज अगेंस्ट द एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ द हाउस। इसीलिए इसी एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन पर इन्हें सस्पेंड किया गया था फॉर द रेस्ट ऑफ द लोकसभा टेन्योर। क्लियर? और इसीलिए ये सवाल यूपीएससी ने पूछा। आई बात समझ में? तो किस तरीके से आपको करंट न्यूज को अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, ये चीज है। नाउ इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, बिल्कुल सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ द Lok Sabha can make a complaint related to unethical conduct of a member of Lok Sabha. No, it is not mandatory कि सिर्फ मेंबर ही कर सकते हैं। क्लियर? Then this committee cannot take up any matter which is sub judice. ठीक है? Again, this is incorrect. Sorry, this one is correct. कि अगर मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, याद रखना बेटा, एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे फिर कोई और टेक ओवर नहीं करता है, कोई और उसे कंसीडरेशन में नहीं लेता है, बिकॉज लेट द कोर्ट डिसाइड्स। ठीक है? हाँ, अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाए या कोर्ट में वोट केस डिसमिस हो गया एंड द सेम मैटर नीड्स टू बी टेक अप, देन इट कैन बी डन। बट अ मैटर विच इज ऑलरेडी सब जुडाइस, मतलब कोर्ट के अधीन है, न्यायालय उस पर सुनवाई कर रहा है, फिर वो मामला कोई नहीं लेगा। क्लियर? आपको भी नहीं लेना है, सिंपल सी चीज है। जब आईएएस आईपीएस बन जाओगे तब एनी मैटर विच इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, उस पर ना तो कोई स्टेटमेंट देना बेटा, बचना है तो, ना किसी तरह की कोई बात कहना, ना उस मैटर को अपने डिस्कशन में लेकर आना। ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज 1 and 3. Clear? Second one is statement is incorrect. Coming on to next question, another easy question. आपको बोला ये लो बेटा 2 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पद संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इजी आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा क्यों थे ये भी समझ लेते। क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर से कनेक्ट किया है यूपीएससी ने, करंट अफेयर से सोच समझ के प्रश्न पूछा है। क्यों? 2024 का पेपर है, 2024 में ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं उस चुनाव के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक की अध्यक्षता प्रो टेम स्पीकर करते हैं। और वो जो प्रो टेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लिया हुआ है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि अध्यक्ष तो चुना ही नहीं गया है। और इसीलिए उस संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी उस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 80 वर्ष से अधिक की उम्र की आयु थी उनकी, एग्जैक्टली 82 ईयर्स के थे। क्लियर? और वहीं से वो परंपरा हमने शुरू कर दी कि लोकसभा जैसे ही बनती है, नवगठित लोकसभा की जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसकी प्रिसाइडिंग कौन करता है? प्रो टेम स्पीकर। और वो प्रो टेम स्पीकर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से, उन्हें शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब ही। ठीक है? और वो प्रो टेम स्पीकर क्या करता है? पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है और फिर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करता है। और वही काम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने, सबको शपथ दिलाई, और 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। क्लियर? अगेन कनेक्टेड विथ योर करंट अफेयर्स।
वाई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से आपको करंट के टॉपिक्स को, करंट की न्यूज को अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, किसी भी प्रावधान को संशोधित किस तरीके से कर सकती है? तो संशोधन करके क्या किया जा सकता है बेटा? कोई नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है, उसमें वेरिएशन लाया जा सकता है, परिवर्तन भी लाया जा सकता है, उसे रिपील भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। सो तीनों चीजों के माध्यम से अमेंडमेंट किया जा सकता है। हमने देखा है बहुत सारी चीजें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी उन्हें हटा दिया गया है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का था बट उन्हें चेंज कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन भी कर दी है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21A इज अ ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। क्लियर? सो दैट इज हाउ अमेंडमेंट कैन बी डन। सो एडिशन किया जा सकता है, डिलीशन किया जा सकता है, या फिर मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। और पॉलिटी की टर्म में अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म में बात करें, सो इट कैन बी एडिशन, इट कैन बी वेरिएशन, इट कैन बी रिपील। सो ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन रिलेटेड विथ मनी बिल। क्लियर? नाउ समझना कहां फंसाया यूपीएससी ने, किस तरीके से यूपीएससी आपको पॉलिटी में फंसाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोविजन इज रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। जहां भी हम मनी बिल करते हैं, दिमाग में एक चीज डली हुई है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 रिलेटेड विथ मनी बिल। बट व्हाट क्वेश्चन सेज द प्रोसीजर? आर्टिकल 110 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा। वो जो 110 में 6 प्रोविजंस लिखे हुए हैं, दो 6 प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो मनी बिल होगा, बट उस मनी बिल को पास कैसे करना है, हाउ इट विल बी पास्ड, वो लिखा हुआ है 109 में। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और वो स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जिक्र हुआ है। मनी बिल को इनिशिएट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। बिना प्रायर रिकमेंडेशन के मनी बिल इनिशिएट नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में इनिशिएट नहीं होगा। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो इस मनी बिल के साथ क्या करे। 14 दिन से ज्यादा का एक दिन का भी समय हम नहीं देते राज्यसभा को। और राज्यसभा क्या कर सकती है मनी बिल के साथ? एट द मैक्स वो उसे पास कर सकती है या फिर उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। याद रखना, राज्यसभा मनी बिल अमेंड नहीं कर सकती खुद से, रिजेक्शन की तो बात ही छोड़ दो। क्लियर? उसके बाद जैसे ही राज्यसभा ने मान लो अमेंडमेंट सजेस्ट किए तो वो अमेंडमेंट लोकसभा के पास वापस से जाएंगे जो सजेशंस दिए हैं राज्यसभा ने। अब लोकसभा की मर्जी है कि राज्यसभा ने जो जो सजेशंस दिए हैं मनी बिल को लेकर उसे माने या ना माने। जरूरी नहीं है कि मान ही लेगी, चाहे तो मना कर दे, हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, सीधी सच्ची बात। क्लियर? तो राज्यसभा के पास मैक्सिमम पावर क्या है कि वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। अल्टीमेटली इट इज लोकसभा। और जैसे ही वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट बिकम्स बाउंड टू साइन इट। प्रेसिडेंट के पास फिर ऑप्शन नहीं है कि वो मनी बिल को वापस भेज दे या मनी बिल को रिजेक्ट कर दे। क्लियर? एंड हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? इट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है? सो दैट इज व्हाट द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर दी है 109 में। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सही है, इंट्रोडक्शन लोकसभा में ही होगा। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। स्टेटमेंट इज करेक्ट। Amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अभी मैंने कहा चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे, मर्जी है लोकसभा की। क्लियर? इसलिए
ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्लियर? सो ये प्रोसीजर है मनी बिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act 1971. Subsequently, the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? Remember, क्या पूछा है? Members. Composition नहीं पूछा है। Clear? Governor of the constant state होते हैं, Chief Minister of constant state ये भी होते हैं, 3 members nominated by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी होते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट अ मेंबर एज अ चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। सो आंसर इज दिस। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चारों ही है, राइट? बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग मेंबर्स पूछा है उसने, नॉट द चेयरपर्सन। ठीक है, सो मेंबर्स ये 3 है। ठीक है, एनईसी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, के बारे में आपसे पूछा गया है। द प्रोविजंस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। ठीक है, प्रभावी होंगे, ये प्रभावी कब होंगे बेटा? अगली जनगणना के बाद जो लोकसभा बनेगी उससे। तो ये 18वीं लोकसभा से नहीं होंगे, स्टेटमेंट गलत है। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ठीक है, बिल्कुल ये लागू होने के बाद 15 वर्ष तक ही लागू रहेंगे। एंड थर्ड स्टेटमेंट, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ये भी सही है। सो आंसर इज 2 एंड 3। क्लियर? सो 18वीं लोकसभा से प्रभावी नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कितने तरह की रिट इशू कर सकता है बेटा? 5 तरह की। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योररी और क्यो वारंटो। ठीक है, 5 तरह की रिट हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप रेफर कर लीजिए बेटा अपना एक रेफरेंस बुक। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब किसके लिए जारी किया जाता है? अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन? नो, ये मैंडेमस है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैंडेमस होता है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन। ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है, लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस, ये है। The government prohibiting it from following an constitutional policy. Now, prohibition में होता क्या है मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जब भी कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करता है, या फिर जुरिस्डिक्शन के एब्सेंस में काम करता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वोलेशन करता है, उस सिनारियो में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट होंगे, उन्हें प्रोहिबिशन इशू कर सकता है। और इस प्रोहिबिशन में होता क्या है कि आई एम स्टॉपिंग यू टू फर्दर प्रोसीडिंग इन द केस, यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू प्रोसीड इन दिस केस एंड आई एम ट्रांसफरिंग दिस केस टू समवन एल्स हु इज ऑथोराइज्ड फॉर इट। कि आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे, इसीलिए इस मामले पर आगे सुनवाई के लिए मैं आपको रोक रहा हूं और इस मामले को किसी अन्य न्यायालय को भेज रहा हूं जो उसके लिए प्राधिकृत है। और यही होता है बेटा प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन किसे के जैसा ही सर्ट्योररी भी होता है, जिसे हिंदी में उत्प्रेषण कहते हैं। सर्ट्योररी में क्या होता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के नजर में ना आया हो और लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो, तो उस सिनारियो में उस डिसीजन को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सर्ट्योररी इशू करता है कि आई एम कैंसिलिंग दैट डिसीजन। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी ना किसी तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ है, जुरिस्डिक्शन का अभाव रहा हो, या फिर नेचुरल जस्टिस वायलेशन हुआ हो, या प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हो। इसीलिए आई एम कैंसिलिंग दैट डिसीजन एंड स्टार्टिंग द केस अफ्रेश। तो प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी सिमिलर है, बट प्रोहिबिशन एंड सर्ट्योररी दोनों ही सिर्फ और सिर्फ
जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए ही इशू हो सकती है। वहीं पर मैंडामस की अगर मैं बात करूं तो मैंडामस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होती है और क्यो वारंटो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट। अब दोनों में फर्क भी है बेटा। अगर मैंडामस इशू होता है तो इट विल बी इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, मतलब यहां पे वो व्यक्ति नहीं हो रहा है, यहां पे वो पोस्ट है जिसके लिए मैंडामस इशू हो रहा है। बट जब क्यू वारंटो होगी इट विल बी इन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, मिस्टर XYZ। क्यों? क्योंकि क्यू वारंटो ये असर्टेन करने के लिए इशू की जाती है कि वो जो व्यक्ति है वो उस पद के लिए कानूनी रूप से योग्य है अथवा नहीं। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, प्रोहिबिशन को लेकर पूछ लिया गया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का राज्यपाल किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है, नहीं करता है। कोई भी जाति अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ऑथोराइज्ड फॉर दिस, नॉट गवर्नर। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है बेटा। क्लियर? डन? तो जरूरी नहीं है, वो वहां पर भी हो सकता है। सो आंसर इज डी। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, केंद्र सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ये स्टेटमेंट ऐसा है विच हैज क्रिएटेड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इसलिए बेटा क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, संविधान के अनुसार देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बट अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे, ये भी समझा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट शैल ले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत करवाए। अब राष्ट्रपति चाहे तो खुद कर ले या फिर अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करवाए, और जितने भी केंद्र के मंत्री है वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के। क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशनली तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी। बट अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो इट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज द मेन डेप्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के प्रमुख अधीन अधिकारी होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगर हम वास्तविक हेड की बात करते हैं, हम रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करते हैं, तो इट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे ही प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। उस पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज कंट्रोवर्शियल। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट है, प्रैक्टिकली वो प्राइम मिनिस्टर है, बट क्योंकि यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? सेकेंड, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि डिमांड किसी भी तरह की करने की, किसी भी तरह के अनुदान के लिए धन विधेयक लाना होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा मनी बिल रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रायर रिकमेंडेशन के वो नहीं आएगा। सो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो आंसर इज सी। राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ स्पीकर। अब 2024 में
सिंपल सी चीज है ना, इलेक्शन हुआ, ये सारी ऑफिसेज बने हैं, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, अभी अभी ओम बिरला साहब को भी हटाने का एक रिजोल्यूशन दिया गया था, बट वो रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जब, तो क्वेश्चन क्या है, जब वो रिमूवल प्रोसीडिंग्स कंसीडरेशन में हो तब क्या है, तब ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, वे अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सही है बेटा। तो जब भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात होती है, वो प्रस्ताव चर्चा में आता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बैठते हैं, उसकी जगह पे उपाध्यक्ष कार्य करता है, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो एक सदस्य के रूप में बैठे हुए होते हैं। वो जो गैलरी है, वो जो मेंबर्स की जगह है, वहां पे वो एक सदस्य के रूप में बैठ सकते हैं, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सीट है वहां नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हीं के रिमूवल की बात हो रही है। ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये गलत है। भारत के संविधान कहता है कि बेटा हर एक व्यक्ति को सजा देने से पहले उसे बोलने का मौका दिया जाएगा ही जाएगा। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है, तो बोलने का उन्हें अधिकार है, अपने बचाव में वो अपनी बातें रख सकते हैं। He or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्हें फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का अधिकार होता है जब रिमूवल हो रहा हो उनका खुद ही। समझना, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इज नॉट अलाउड टू वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट होता है, मतलब डिसाइसिव वोट, कि अगर यस और नो दोनों में इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। दैट इज व्हाट वी कॉल कास्टिंग वोट और निर्णायक मत। बट क्योंकि वो खुद ही हटाए जा रहे हैं, उनका प्रस्ताव है, तो पीठासीन अधिकारी नहीं है, वो एक सामान्य सदस्य है, और एक सामान्य सदस्य के रूप में हर एक सदस्य को फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट देने का अधिकार होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पूछा क्या गया है, व्हाट इज करेक्ट? सो आंसर इज one only. Clear? So that is what related with speaker. Coming on to next question. With reference to Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. लोकसभा में लंबित विधेयक का संसद के विघटन पर अंत हो जाता है। सही है। क्लियर? जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगी, वो बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में वो भी खत्म हो जाते हैं। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी सही है, डजंट मैटर। उसके बाद अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज हिज और इंटेंशन टू सम्मन द हाउस टू जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? दिस डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड, लोकसभा से, राज्यसभा से, बट it also doesn't get lapse। ठीक है? और पूछा क्या गया है, सही क्या है? So 1 and 2 clear? That is what the statement। Coming on to next question। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Prorogation of a house by President of India does not require advice of the Council of Ministers। संसद के किसी सदन का राष्ट्रपति द्वारा स्थगन मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक है? एडजर्नमेंट की बात हो तो वो पावर स्पीकर के पास है, बट प्रोरोगेशन, सम्मन और प्रोरोग दोनों ही राष्ट्रपति साहब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, sine die, but there is no bar on the president of prorogation the house which is in session। सदन का स्थगन आमतौर पर सदन के साइन डाइन स्थगित होने के बाद किया जाता है, लेकिन यह बाधा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी चालू सदन का स्थगन ना करे। करेक्ट है बेटा। जनरली होता क्या है, साइन डाइन क्या होता है ये समझ लो। जब भी कभी लोकसभा की बैठक स्थगित की जाती है तो जो भी अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा पुनः बैठक की शुरुआत कब होगी ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है? बट अगर लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर दे बिना किसी
पुनः बैठक की तारीख निर्धारित किए हुए उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाइन। ठीक है, और उस स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा प्रोरोग हो जाती है। बट जरूरी नहीं है कि उस कंडीशन में जब लोकसभा चल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया तो प्रेसिडेंट वो न करे, कर सकते हैं। प्रोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई, बट देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट। अगेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु save in exceptional circumstances does so on the advice of council of minister. Correct. Clear? So answer is 2 and 3 क्योंकि first statement incorrect है। Clear? समझना बेटा, डिसोल्यूशन हो, समनिंग हो, प्रोरोगेशन हो, राष्ट्रपति सभी के सभी किसके सलाह पे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। बट लिखा है ना, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है वो भी बता देता हूं। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही गड़बड़ कर रही है, अपनी पोजीशन का मिसयूज करने की कोशिश कर रही है, तो उस कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट साहब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट दैट हैज टू बी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो 2 and 3 सही है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। डन। सो दैट इज व्हाट द 2024 क्वेश्चंस। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए गए होंगे इससे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ वट एवर आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पैटर्न है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से करंट अफेयर्स से आपको अपने पॉलिटी को कनेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। क्लियर? थैंक यू।